नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी अशर यासिर। शुक्रिया। बहरहाल ब्रेकिंग न्यूज़ लिए हाजिर हुए हैं। आपको बता दें कि आलमी सतह पर जिस तरह के तनाज़ा चल रहा है, ऐसा लगता है कि ये तनाज़ा बहुत ही ख़तरनाक साबित हो सकता है, ख़ास तौर पर मशरिक़ वस्ता के लिए। और आपको ये भी बता दें कि ईरान ने इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया है और पहली मरतबा उसने सजील मिसाइल इस्तेमाल किए हैं। इसराइल में बहुत ज़्यादा तबाही हुई है और उस तबाही का जायज़ा लिया जा रहा है। एक तरफ ये हो रहा है कि ईरान ताबड़तोड़ हमले करते हुए अमेरिका और इसराइल की नींद हराम कर चुका है, उन्हें परेशान कर चुका है। दूसरी तरफ ट्रंप कहते हैं कि आइंदा 24 घंटों में या आइंदा 1 या 2 दिन में ईरान पर ऐसा हमला किया जाएगा कि वो याद रखेगा। इस तरह की बातें उन्होंने कही है। यह धमकी है या फिर डराने की एक चाल है, ये अलग बात है। लेकिन ईरान के रहबर आला अली खामेनेई के बारे में आपको बता दें कि उन्हें शहीद करने की कोशिशें की जा रही हैं और इस सिलसिले में इसराइल ने भी ऐलान कर दिया है, अमेरिका ने भी एक इशारा दे दिया है। लेकिन आपको बता दूं कि जो मर्द मुजाहिद होता है, जो मौत से नहीं डरता बल्कि जिंदगी उससे उसका पीछा करती है और वो मौत का ताक़ुब करता है, तो यकीन मानिए कि फतह उसकी होती है और कुदरत उसका साथ देती है। तो बहरहाल आपको बता दें कि आयतुल्लाह अली खामेनेई का भी इस सिलसिले में एक बयान आया है और उन्होंने कहा कि मेरे जिस्म की, मेरी जान की, मेरी जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है, अहमियत है तो इस्लाम की है। और ऐसे लोग तो आते जाते रहते हैं लेकिन इस्लाम पर किसी को आंच आने नहीं देंगे, इस तरह की बात उन्होंने की है। और उन्होंने फलसफे शहादत बयान करते हुए करबला की याद ताज़ा की और कहा कि वो हज़रत इमाम हुसैन के रास्ते पर चलते हुए शहीद होते हैं तो खुशकिस्मत समझेंगे। तो बहरहाल इस तरह की खबरें हमारे पास हैं। लेकिन एक बात बता दें कि ट्रंप का जहां तक सवाल है, आपको बता दें कि ट्रंप 14 जून को 80 साल के हो चुके, यानी 80 साल में दाखिल हो चुके हैं और उसके बाद उनके जो बयानात आ रहे हैं, उनके बयानात से उनके ज़हनी हालत का पता चलाया जा सकता है। आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि हिंदुस्तान के दोस्त बने रहने का नाटक, हम तो नाटक ही कहेंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि आज वो पाकिस्तानी अवाम से प्यार करते हैं और वो कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान से प्यार करता हूं। और पाकिस्तान के जो आसिम मुनीर है, यानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर फौजी सरबराह, उनसे मुलाकात मेरे लिए एक एजाज़ है। ये ट्रंप का बयान है। और बेचारे हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी है कि 35 मिनट उनसे बात करते हैं और जो बातें वो कह रहे हैं उससे तो अंदाज़ा लगता है कि मोदी ने ट्रंप को बहुत लथाड़ा है, बहुत गुस्सा किया है, ट्रंप पर बहुत बरहमी का इज़हार किया है। ट्रंप बहुत परेशान हो गए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की बातें सुनकर, ऐसा महसूस होता है, ऐसा तासुर जाता है। लेकिन हकीकत क्या है वो तो मोदी जी जानते हैं या ट्रंप जानते हैं या फिर आप देखेंगे कि हमारे मुतमद्दे खारजा विक्रम मिस्री जानते हैं। लेकिन एक बात अहम है, जब हम इसराइल की बात करते हैं तो पहली खबर इसराइल से शुरू करते हैं। तो इसराइल पर ईरान ने ज़बरदस्त हमला किया है, ये अब तक क्या सबसे बड़ा हमला है। और आप ये भी जानते हैं कि इसराइल में ये कहा जा रहा है कि अब तक सिर्फ 35 या 40 इसराइली मारे गए हैं और 600 से ज़्यादा जख्मी हुए हैं। और आपको ये बता दूं कि आज जो मंजर तल अवीव में, हैफा में दिखाई दे रहा है, वो मनाजिर आप कल तक और आज भी आप गजा में देखते हैं। एक तरफ इसराइल जिस तरह की दरिंदगी का मुजाहरा कर रहा है फ़लस्तीनियों पर, दूसरा तरफ देखेंगे कि आप कुदरत उससे इंतकाम ले रही है। तो हम चलते हैं अशर यासिर की तरफ और पूछते हैं कि क्या होगा आइंदा 24 घंटों में। बिल्कुल सही सर, जिस तरह अभी हमने बात की कि अभी ईरान ने जो तेल अवीव पे अटैक किया है, उसके बाद हर तरफ तबाही मच गई है। लोग जो हैं इधर उधर भागने की कोशिश कर रहे हैं और इससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा जानी भी नुकसान हुआ है, जिस तरह माली नुकसान हो रहा था। लेकिन इस अटैक में ऐसा दिख रहा है और अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें यही कहा जा रहा है कि इसमें जानी नुकसान भी हुआ है। वहीं अगर हम बात करते हैं तो ये आज जो है 7वां दिन है दोनों की जंग का। और जिस तरह से आपने बात की कि आयतुल्लाह खामेनेई ने जो कल बयान दिया था, उसमें उन्होंने बहुत ही स्पष्ट तरीके से साफ लफ्ज़ों में ये कह दिया था कि मेरे भी जाने के बाद ये जंग नहीं रुकेगी और आप लोगों को ये जंग लड़ते रहना। मतलब उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि मेरे अगर खुदा न खास्ता मुझे कुछ हो जाता है तो आप लोग बैठ मत जाइएगा। जी हाँ। जिसलिए हम जिस राह पे चल रहे हैं, हम उसी राह पे आप चलते रहिएगा और इसमें इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक खबर ये भी कि ट्रंप ने भी अब कह दिया है कि हम जो है वो कभी भी हमला कर सकते हैं
और डेट और तारीख अभी नहीं बताई गई है। उन्होंने कहा कि हमने अपने सीनियर्स जो हमारे हैं उनसे हमने बात कर ली है। तो अब ये भी देखना है कि ट्रंप का ये जो बयान है ये उस तरह तो नहीं जिस तरह वो हिंदुस्तान पे बयान दे रहे हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो जंग है वो हमने रुकवाई थी। क्योंकि एक तरफ जिस तरह आपने अभी अपनी शुरुआत में बोला कि ट्रंप ने कल जो है ट्रंप से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत हुई थी 35 मिनट की, और उसके बाद फिर ट्रंप का शाम में एक बयान आता है। तो अभी वो चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई हैं कि क्या सच है, क्या मतलब क्या ऐसा पर्दा है जो हट नहीं रहा है। हालांकि अपोजिशन यही कह रही है कि देश के प्रधानमंत्री को सामने आके बोलना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करते हैं अभी ईरान और इजराइल अटैक पे, तो आज ईरान ने जो अटैक किया इजराइल पे वाकई बहुत ही बड़ा अटैक है और इससे ज़्यादा अफरा तफरी मच गई है, ज़्यादा नुकसान हुआ और कहा जा रहा है कि जानी नुकसान भी हुआ है। लेकिन अब ये भी देखना है सर कि ट्रंप ने जो धमकियाँ दी थी खामनेई को, कि आयतुल्लाह अली खामनेई को जो धमकी दी गई थी कि हमें पता है आप कहाँ छुपे हुए हैं और हम आपको मार सकते हैं लेकिन हम आपको मारेंगे नहीं, मतलब आपको वो कह रहे हैं कि हम आपको मारेंगे नहीं, आप जंग रुकवा दो। जी जी। तो क्या ये हम हर बार यही बात कर रहे हैं, हमने परसों भी यही बात की थी कि जब इजराइल अटैक करने वाला था तो ट्रंप ने क्यों नहीं बोला मत करो, तब भी आपको बोलना चाहिए था कि अटैक मत करो, ताकि ये उनको नहीं पता था ताकत कितनी है अगले पे। तो इसी वजह से जब भी कहीं कुछ भी होता है तो इंसान को ये भी देखना चाहिए। और फिर ये भी चीज़ एक सामने आई है कि कई सारे ऐसे ममालिक हैं जो ईरान के समर्थन में आ गए हैं। अगर हम बात करें किम जोंग उन की, तो वो भी समर्थन में, उन्होंने कहा है कि ईरान अपने आप को अकेला ना समझे। उसी के साथ कई और ममालिक हैं, सऊदी अरब ने भी इनडायरेक्टली बोल ही दिया है कि हम जो है मतलब हम इस लड़ाई में जो है इस्लाम के उसमें खड़े हुए हैं। लेकिन अब ये देखना है कि ट्रंप ने जो एक बयान दिया है कल कि किस तरह से हम जो है, उसके बाद फिर आप ये भी देखिए कि उससे पहले विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया था ईरान के सिक्योरिटी कमेटी के जो उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा था कि अमेरिका अगर हमला करता तो 5000 से ज़्यादा ताबूत तैयार रखे, ईरान बहुत ईजिली अमेरिका पे अटैक कर सकता है और उसे पता हमें कहाँ कहाँ पे अटैक करना है। तो इससे ये भी जाहिर हो गया है कि ट्रंप जो G7 समिट छोड़ करके गए थे, उनका मकसद यही था कि जा करके अपनी जो बटालियन है, अपनी जो सीनियर्स अधिकारी हैं, उनसे मिलें और इस चीज़ पे डिस्कस, क्योंकि रीज़न ये है कि इसमें कहीं ना कहीं अमेरिका भी घिरा हुआ है। ट्रंप ने सीधे सीधे अगर हम बात करें ईरान की, तो ईरान ने सीधे सीधे ट्रंप पे भी अटैक किया है कि आप ही इस सारी फसाद की जड़ हैं, क्योंकि आप ही लगे हुए हैं और आप जिस तरह से अपने हथियार उनको दे रहे हैं, आपका जो कारोबार चल रहा है उसके आप सामने यही चीजें आने कि भाई वो हथियार दे रहे हैं तो जिम्मेदार वो भी है ना उसी चीज के। और देखिए अब ईरान का हिसाब ऐसा हो गया, डू और डाई, करो या मरो का हिसाब हो गया है। और जो इंसान अब इस तरह की सूरत हाल का शिकार होता है, इस तरह की सूरत हाल का सामना करता है, तो वो बहुत कुछ कर सकता है और दुश्मन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। और अब ऐसा लग रहा है कि जहाँ तक ईरान का सवाल है या फिर अमेरिका का सवाल है, अमेरिका को इस जंग में बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, उसी तरह जिस वियतनाम की जंग में हुआ है। अगर अमेरिका इसमें मुलविस हो जाता है, रास तौर पर हमला करता है ईरान पर, और अमेरिका ने धमकी भी दी है कि ऐसा हम बहुत बड़ा हमला करेंगे कि ईरान याद रखेगा और याद रखने के काबिल नहीं रहेगा, यहाँ तक कि बड़ी बड़ी बातें उन्होंने की है। और आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि अगर आप मशीख अवस्था में देखते हैं, अमरीकी फौजी अड्डों की बात करते हैं, तो कम से कम 40,000 अमरीकी जो फौजी हैं वहाँ पर तैनात किए गए हैं और उनके अड्डों को बहुत ज़्यादा खतरा लायक है। और ट्रंप ऐसा लगता है कि अपने फौजियों की जिंदगियों को खतरे में डाल रहे हैं, क्योंकि ईरानी कौम के बारे में ये मशहूर है कि वो अपने दुश्मन को किसी भी तरह मार कर रहते हैं और अगर खुद भी मर जाते हैं तो फिर दुश्मन को भी जिंदा नहीं रखते। तो ये ट्रंप को सोच लेना चाहिए। और ट्रंप की उम्र जो हो गई है, आप 80 साल में जो दाखिल हो गए हैं। आप कनाडा की बात कर रहे थे, कनाडा में G7 इजलास जारी था और वहां से वो निकल गए, अचानक कहे कि मुझे बहुत जरूरी काम है। तो फिर वक्त ट्रंप जहनी तौर पर बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत टेंशन में है, ऐसा लगता है बहुत ज्यादा दबाव का शिकार है और उनको उन पर तवज्जो देने की अमरीकी जो माहिरीन है या तिब्बी माहिरीन है उनको जरूरत है, इसलिए कि अब सदर इस कदर परेशान है। आपने देखा कि गजा की जंग के बारे में वो कुछ नहीं करते, वहां जंगबंदी कुछ नहीं करते, इसराइल दरिंदगी का मुजाहरा करते हुए फलस्तीनियों का हर रोज कत्लेआम कर रहा है।
हर रोज 100 फलस्तीनी शहीद हो रहे हैं, हर रोज 55 फलस्तीनी शहीद किए जा रहे हैं। तो आप अंदाजा कीजिए क्या ट्रंप को बहैसियत इंसान फलस्तीनियों के दर्द का एहसास नहीं होगा? अगर नहीं होगा तो समझिए कि आपको ईरान और इसराइल के जो दरमियान तनाज़ा चल रहा है, जो जंग चल रही है, उसमें मुदाखलत का कोई हक नहीं है। आप किस बात के सुपर पावर हैं? अगर सुपर पावर होते हैं तो गजा में आप जंगबंदी करवा सकते, लेकिन आप अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली इजलास हो या अक़वाम मुत्तहिदा सलामती इजलास हो, सलामती कौंसिल का इजलास हो, उसमें जो करारदादें मंजूर की गई हैं उसकी को आपने वीटो किया है और उन करारदाद के जरिए मुतालबा किया गया था कि इसराइल और हमास के दरमियान जो जंग है वो ख़त्म कर दी जाए, वो जंगबंदी कर दी जाए, क्योंकि फ़लस्तीनियों का खून बहाया जा रहा है। लेकिन ट्रंप को उन फ़लस्तीनियों की फिक्र नहीं है और इसराइल की फिक्र है। आखिर इसराइल की फिक्र क्यों है? आपको सारी आलम इस्लाम को ये जान लेना चाहिए, अरबों को ये जान लेना चाहिए, मुस्लिम दुनिया को ये जान लेना चाहिए कि अगर आखिर अमेरिका किस तरह का खेल खेल रहा है, ट्रंप इंतजामिया किस तरह का खेल खेल रहा है। और आपको ये भी बताना जरूरी है कि आयतुल्लाह अली खामेनी के जो कत्ल करने की धमकियां दी जा रही है, वो कौम डरने वाली नहीं है, मरने से डरती नहीं है वो, और जो कौम मरने से नहीं डरती तो मौत भी उनसे डरती है। तो ये ट्रंप को सोच लेना चाहिए। और जो जिससे मौत डरती है, जिससे मौत घबराती है और जो मौत को गले लगाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, चाहे आप बड़ा हमला कर ले या छोटा हमला कर ले। लेकिन ये तो अलग बात रही। लेकिन अगर इसको बात को हटा दे तो एक अहम बात बहुत ही तशवीश की बात है, और वो ये है, ईरान के लिए तशवीश की बात है, वो ये है कि ईरान के जो साबिक शाह है रज़ा शाह पहलवी, आप देखेंगे मोहम्मद रज़ा शाह पहलवी, उनका जो क्राउन प्रिंस है, अब तो क्राउन प्रिंस कहाँ है, अगर आपकी हुकूमत होती तो क्राउन प्रिंस होती। तो बहरहाल वो अमेरिका में मुकीम है, कभी अमेरिका कभी कनाडा में रहते हैं। और आप देखेंगे कि उनकी अभी वीडियोस मंजर-ए-आम पर आए, तस्वीर मंजर-ए-आम पर आए, यहूदियों के साथ दीवार गिरिया के पास मौजूद थे, वो पता नहीं क्या गिरिया कर रहे थे। लेकिन एक बात यह है कि अगर इंसान सच्चाई के लिए गिरिया करता है या रोता है, बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ करता है तो अच्छी बात है। लेकिन अब उन्हें तैयार किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि अमेरिका, इसराइल और उनके जो हामी है वो साम्राज्यी ताकतें, एंटी मुस्लिम जो ताकतें हैं, मुस्लिम मुखालिफ ताकतें हैं, वो तमाम मिलकर ईरान को जो मौजूदा हुकूमत है उससे निजात दिलाने की कोशिश करेंगे। और उलमा का वहाँ जो इख्तिदार है, उलमा की जो पकड़ है, वो गिरफ्त को जो कमज़ोर कर देंगे और वहाँ पर फिर एक मरतबा शाही हुकूमत को लाया जाएगा। इस तरह की बात की जा रही है। तो हो सकता है कि जो बड़ा हमला किया जा रहा है उसकी ही एक कड़ी साबित होगी। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि ये जो यूएसए है, इसको अगर ये लगता है कि हमसे ज़्यादा कोई हाईलाइटेड है तो उसको हर तरह से ख़त्म करने की कोशिश करता है। और अगर आप मुस्लिम ममालिक हैं तो आपको एक तमगा दे दिया जाता है टेररिस्ट का, और जब आप पे ये तमगा लग जाता है टेररिस्ट का तो फिर आप जो है सर्वाइव करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। अभी हमने जिस तरह देखा कि इससे पहले सद्दाम हुसैन थे, मुअम्मर गद्दाफ़ी थे, और भी कई लीडर्स थे जिनको कहीं ना कहीं ख़त्म किया गया है उसका झूठे बहानों से, वही झूठे बहानों से। तो ये चीज़, सबसे बड़ी चीज़ यही है कि अमेरिका अपने से ज़्यादा पावरफुल देखना नहीं चाहता है। और अगर उससे ज़्यादा कोई पावरफुल होता है, अभी जिस तरह चाइना से नहीं बन रही है, क्योंकि चाइना उसको बिल्कुल क्या बोलते हैं, बराबर की टक्कर दे रहा है, उसकी पाकिस्तान से बन रही है। रीज़न ये है कि वो उसने जो कल आसिम मुनीर को बुलाया था तो उसमें ये कहा गया है, रिपोर्ट्स आ रही है कि पाकिस्तान को अपनी साइड करने के लिए, मतलब आप जो है ईरान का साथ ना दें, अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती तो आप हमारा साथ दें, जी जी, इस वजह से बुलवाएगा। और वहीं जो आपकी एक और ख़बर थी कि जिस तरह से वो जो साम्राज्य वाली जो आपने बात कही है, उसमें अभी देखिए इस जंग के दौरान कुछ भी हो सकता है, और इजराइल अमेरिका जो है वो उनको कुछ भी पढ़ा लिखा के ला सकते हैं और वहाँ पे खड़ा कर सकते हैं। लेकिन अब ये देखना वहाँ की आवाम है कि वहाँ की आवाम उनको किस तरह से एक्सेप्ट करती है या उनकी बातों को सीरियसली लेती है या नहीं लेती। क्योंकि जिस तरह हम देखते हैं कि जब भी खामनेई आते हैं, एक बयान देते हैं, तो उसके बाद हम देखते हैं कितना लंबा मजमा लगा होता है और सब लोग जो है उनको देखने के लिए क्या बोलते हैं, झलक देखने के लिए परेशान रहते हैं। लेकिन अगर ये वहाँ जाते हैं, वहाँ जाके कोई बयान करते हैं, वहाँ के लिए कोई नोटिस जारी करते हैं, तो उस नोटिस को ईरानी जो सिटीजन्स हैं वो किस तरह से एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि ईरानियों को भी पता है ना कि ये कौन है, ये किस तरह से जो है कौन ला रहा है इन्हें, वही कि इनको किस तरह से लाया जा रहा है, तो उनको भी सब पता था। ये जिस तरह आपने भी बोला कि वो फिर जा करके वहाँ पे वही वाली तानाशाही शुरू करने की कोशिश की जाएगी, तो इसके लिए अभी समय है। क्योंकि इस वक्त जो ईरानी लोग हैं वो पूरे जोश में हैं
और उस जोश को जो है अभी मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी कोई ख़त्म कर सकता है। अगर कोई ख़त्म कर सकता है तो वो खाम नहीं है बस। लेकिन एक बात बताता हूँ कि जहाँ तक अमेरिका इसराइल का सवाल है, ये ऐसा लगता है कि अपने ख़जानों के जो दरवाजे हैं वो पूरे खोल देंगे और ईरानी अवाम के लिए, ताकि ये लालच दिया जाए कि हम आपके लिए तरक्की के नए दरवाजे खोल देंगे, खुशहाली आएगी और आपका जो तेहरान है फिर एक मरतबा यानी वहाँ पर देखेंगे कि आप महंगी महंगी कारें दौड़ा करेंगे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा सामान अय्याशी फराहम किया जाएगा। तो बहरहाल पेरिस बना दिया जाएगा, न्यूयॉर्क बना दिया जाएगा। और हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको कि ईरान का जो पैसा मुंजमद किया है मगरबी दुनिया ने, अगर वो लोग पैसा जारी करते हैं तो फिर समझिए कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा किसी से कोई किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ईरान को। फिर वक्त ईरान की जो मईशत है वो हालांकि बहुत ज़्यादा उसको ठेस पहुँचाने की कोशिश की गई, उसको नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई, लेकिन हुकूमत ने बहुत ही दानिशमंदी से काम लिया। उसके बावजूद भी आप ये कह सकते हैं कि कमज़ोर मईशत है, उससे लालच दे सकते हैं आवाम को और कहते हैं कि हम आपको लॉलीपॉप देंगे, हम आपको अय्याशी के सामान अच्छे दिन करेंगे, आएंगे। अच्छे दिन आएंगे। तो इससे क्या होता है, इनकलाब बर्पा होते हैं और लोग जो होते हैं दौलत के पीछे भाग जाते हैं, लेकिन वो नहीं देखते कि उनका दीन तबाह हो रहा है। देखिए सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि अभी जो हमने बात की कि ईरान के लोग अभी बिल्कुल जज्बाती हैं, लेकिन अगर वो इन सब चीज़ों के पीछे भी भागते हैं तो फिर वो कहीं ना कहीं अपने जो सुप्रीम लीडर हैं उनकी बातों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। ठीक है, वो उनको धोखा दे रहे हैं और वो पूरे जो भी लोग दुनिया के जितने भी लोग ईरान को इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं वो सिर्फ जो अपने सुप्रीम लीडर को ही धोखा नहीं देंगे, वो पूरे जितने भी लोग सपोर्ट सबको धोखा देंगे। आपको बता रहा हूँ कि जी ईरान में बहाई भी है, बहाई जो है प्रो इसराइल होते हैं, ईरान में यहूदी भी हैं। और तो आप देखेंगे जिस तरह के जंग के दौरान हालात हुए हैं, ऐसे यूं ही नहीं होते। जो मुखबिर होते हैं, जासूस होते हैं, जो जासूसी करते हैं, वैसे भी किस तरह ईरान ने जासूसों को पकड़ा और उसमें से तो फांसी भी दे दी गई है कई एक को। तो आपको बताता हूँ कि ये बहुत बड़ी परेशानी है ईरान के लिए कि वो अपने जो मुल्क में यानी दाखिली जो गद्दार हैं उन पर काबू रखा तो समझिए कि ना अमेरिका उसका कुछ बिगाड़ सकता है, ना इसराइल उसका कुछ बिगाड़ सकता है। बिल्कुल, जिस तरह हम देख रहे हैं कि कुछ अटैक्स हुए ईरान पे और उसमें ये कहा गया कि वहाँ के लोग ही उस तरह के मतलब जो जासूसी स्पाई जो हैं उनके वो वहाँ पे जा कर के चीज़ों को देखते हैं और वहाँ रहते ही हैं वो। और जिस तरह से यहूदी वहाँ पे रह रहे हैं अभी जो है हम देख रहे हैं कि यहूदी जो है बहुत ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं और हम ये भी देख रहे हैं कि वो फ़लस्तीन का झंडा लेके भी निकल रहे हैं। कल भी एक वीडियो सामने आई थी जिसमें कुछ यहूदी जो हैं वो जो क्या बोलते वहाँ के जो एक मिनिस्टर हैं इजराइल के, उनसे बहस करते नज़र आ रहे थे कि आखिर तुमने ऐसी जंग क्यों शुरू कर दी कि हम सबको परेशान होना पड़ रहा है। तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ यही कि जब भी कहीं जंग होती परेशानी दोनों साइड होती है और जाने नुकसान दोनों साइड होता है। लेकिन अब क्या हो गया है कि जब बात आ जाती है अपने पे, जब बात आ जाती है इस्लाम पे, जब बात आ जाती है अपने देश पे, तो फिर इंसान पीछे नहीं हटने की कोशिश करता और ईरान वही कर रहा है इस वक्त। बहरहाल एक और खबर की जाने लिए चलते हैं। आपको बता दें कि आसिम मुनीर फील्ड मार्शल का उन्हें एजाज़ दिया गया है। पाकिस्तान के फौजी सरबराह हैं, पाकिस्तान के ताकतवर शख्स उन्हें कहा जाता है, लेकिन इमरान खान की जब बात आती है तो वो उनके सामने कुछ दिखाई नहीं देते, ना शख्सियत के मामले में ना किरदार के मामले में। लेकिन एक बात ज़रूर है कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वो आसिम मुनीर से मुलाकात के बाद कहते हैं कि मुझे आसिम मुनीर से मुलाकात का एजाज़ हासिल हुआ है। उन्होंने उन्हें खाना भी खिलाया, यानी दोहराने पर मदु किया। और दोहराने पर यूं ही मदु नहीं किया, कहा यह जा रहा है कि आसिम मुनीर ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग बंदी करवाने के सिले में नोबेल इनाम दिया जाना चाहिए, यानी अमन का नोबेल इनाम दिया जाना चाहिए। उसके बाद ट्रंप राजी हुए कि मैं आसिम मुनीर को लंच पर बुला लूँगा, उनकी मेज़बानी करूँगा। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि खाने के लिए वो सिर्फ इस बयान के बाद के इन्हें नोबेल इनाम दिया जाए तैयार हो जाते हैं, तो किस कदर यानी अखलाकी गिरावट का हाल हो गया है। तो बहरहाल आसिम मुनीर के बारे में ट्रंप कहते हैं बहुत स्मार्ट है, और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बारे में भी कहते हैं कि बहुत स्मार्ट है। तो आप अंदाज़ा लग कीजिए कि पाकिस्तान एक दहशतगर्दी को फ़रोग़ देने वाला मुल्क है और उसने हिंदुस्तान में दहशतगर्दाना वाक़यात अंजाम दिए हैं और उसकी फ़ौज ने कई वाक़यात में हिस्सा भी लिया है। तो ऐसे में ट्रंप पाकिस्तान हिंदुस्तान को एक ही पल्ले में लाकर खड़ा कर चुके हैं और दोनों का जो
यानी तकाबुल है वो भी कर रहे हैं कि दोनों बराबर हैं, दोनों से वो प्यार करते हैं। और ख़ासतौर पर वो हिंदुस्तान के बारे में तो नहीं कहा प्यार करते हैं, पाकिस्तान के बारे में कहा कि मैं पाकिस्तान से प्यार करता हूँ। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि जिस मुकाम से ओसामा बिन लादेन को मारा गया, जिस मुकाम में ओसामा बिन लादेन को छुपाया गया था, और जिस मुकाम की वजह से आप देखेंगे पाकिस्तान की वजह से अफगानिस्तान में तालिबान ने किस तरह अमेरिका को जिल्लत के साथ बाहर निकाला था अफगानिस्तान से, तो जिस तरह दलील ख़ार होकर अमेरिका निकला था, उसके बावजूद ट्रंप पाकिस्तान की तारीफ करते हैं। और हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हाउडी मोदी नमस्ते ट्रंप, और अब की बार ट्रंप सरकार के जैसे नारे लगाते हैं, उसके बावजूद भी इस फ्रेंड को वो मुस्तरद कर देते हैं या नज़रअंदाज कर देते हैं। तो बहरहाल ट्रंप कभी ये कर रहे हैं कभी वो कर रहे हैं। और अब आपको बता दूं ट्रंप ने एक नया यू टर्न लिया है, और वो यू टर्न ये है कि ट्रंप ने पहली मरतबा कहा है कि यानी हिंदुस्तान पाकिस्तान के दो स्मार्ट लीडर्स ने जंगबंदी करवाई है। तो अब जो क्रेडिट वो ले रहे थे, 17 मरतबा वो कह चुके थे कि मैंने जंगबंदी करवाई है, पहली मरतबा उन्होंने कहा है कि उन्होंने नहीं बल्कि दो स्मार्ट लीडर्स ने करवाई है। तो जो दो स्मार्ट लीडर्स है उनका अपने अपने मुल्कों में क्या हाल है आप अच्छी तरह जानते हैं। आज पाकिस्तान में आसिम मुनीर की कोई अहमियत नहीं, कोई इज्जत नहीं है, और इमरान खान की इज्जत में इजाफा होता जा रहा है। लेकिन एक साजिश के तहत इमरान खान को जेल में रखा गया है, और दूसरी तरफ हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका अपोजिशन ने क्या हाल कर दिया है आप अच्छी तरह जानते हैं। अहमदाबाद फिर फ़िज़ाई यानी हादसे के बाद, फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग के बाद ऑपरेशन सिंदूर जो है उसको लेकर, और ट्रंप और मोदी के ताल्लुकात को लेकर, आलमी सतह पर हिंदुस्तान की छवि को लेकर अपोजिशन वज़ीर-ए-आज़म पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। बिल्कुल सही सर। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है कहा है कि दो स्मार्ट लोगों ने युद्ध रुकवाया है, और जिस तरह से उन्होंने कल पाकिस्तान की तारीफ़ की, उन्होंने कहा पाकिस्तान से मुझे प्यार है, आसिम मुनीर बहुत ही अच्छे इंसान हैं, और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बोला कि वो भी बहुत ही स्मार्ट इंसान है। तो हमें ये लगता है कि जिस तरह से हम ये कह रहे थे कि टर्की ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया था, तो हमने टर्की का बहिष्कार किया था। हम जो है अज़रबैजान, हाँ नहीं, अब हम जो है अमेरिका का बाइकआउट कब करेंगे? क्योंकि जिस वक्त अमेरिका में चुनाव हो रहे थे, उस वक्त हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग दुआएं कर रहे थे, हवन हो रहे थे कि किस तरह से ट्रंप दोबारा से सत्ता में आए और हमारे यहाँ की चीज़ें सही हों। तो अब जो लोग हवन कर रहे थे, जो दुआएं कर रहे थे, उनको, या फिर जो गोदी चैनल्स जो थे, जो हैं ये कह रहे थे कि बाइडेन ने ये किया, कमला हैरिस ये कर रही हैं, वो कर रही हैं, उनको भी मोदी सरकार से सवाल करने चाहिए कि भाई ऐसा क्यों है कि ट्रंप पाकिस्तान को अच्छा कह रहे हैं और ये कह रहे हैं पाकिस्तान से हमें प्यार है, और वो आपके दोस्त हैं, आपको तो नंबर ब्लॉक कर देना चाहिए। बिल्कुल आपने सही खबर नाज़रीन। एक और ख़बर की जानिब चलते हैं। आपको बता दें कि अगर इंसाफ तक लोगों को रसाई हासिल ना हो, अगर इंसाफ के मंदिरों में यानी अदालतों में लोगों से इंसाफ ना हो, और फिर जो जजेस होते हैं, जजेस का बहुत एहतराम करते हैं हम, उनका एहतराम भी किया जाना चाहिए, लेकिन उनमें अगर बदनवानी आ जाती है, करप्शन आ जाता है, उनके घरों में जो करेंसी नोट्स है, दौलत के अंबार है, नोटों के अंबार मिलते हैं, और वो भी जले हुए मिलते हैं, तो आप अंदाज़ा कीजिए, इत्तेफाक से जल जाते हैं, तो आप अंदाज़ा कीजिए कि क्या फ़ैसले हमारे अदलिया के आ रहे होंगे। तो बहरहाल अक़ीदे की बुनियाद पर ये जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, ये हम कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को तो इसका दोष नहीं दे सकते, बल्कि जिन जजेस ने ये फैसला दिया था बाबर मस्जिद राम जन्मभूमि मिल्कियत मुकदमे में, तो आपको बता दूं कि अक़ीदे पर कोई भी फैसला नहीं दिया जा सकता, बल्कि दलाइल पर, सबूत की बुनियाद पर, शवाहिद की बुनियाद पर फैसले दिए जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि उस मुकदमे में अक़ीदे के बुनियाद पर फैसला दिया गया था। तो बहरहाल जजेस अगर बदगुमान हो जाए, या जजेस को ब्लैकमेल किया जाए, या जजेस को हुकूमत अपने दबाव में रखे, तो इंसाफ के जो तकाज़े होते हैं वो पूरे नहीं होते। मिसाल के तौर पर एक खबर आ रही है और दिल्ली से, और हमारे ज़राए ने बताया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जज हैं जस्टिस यशवंत वर्मा, आपको याद होगा कि उनके घर में करेंसी नोटों का एक बहुत बड़ा अंबार था, और उसे आग लग गई थी अचानक, और उस वक्त जज साहब घर पर मौजूद नहीं थे। उसके लिए 3 रुकनी पैनल बनाया गया था। अब ये इत्तलात आ रही है ज़राए से कि 3 रुकनी पैनल ने उन्हें बर्खास्त करने की सिफारिश करने का फैसला किया है, और कहा कि सबूत मिल गए हैं कि वो नाजायज़ और गैर कानूनी रकम थी। लेकिन उस पर जो है हमने ये भी देखा कि हमारे देश के एक बहुत बड़े वकील हैं कपिल सिब्बल, उन्होंने 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा था कि हम इस बात के ख़िलाफ़ है कि आप किसी जज पे उंगली उठा रहे हैं, आप हमें दिखाइए कि पैसे कहाँ हैं, नोट कैसी थी और पैसे किसके थे।
जी जी, ये क्या तो वो असली थे या नकली थे। बिल्कुल सर। और दूसरी बात, ये कानूनी नुक्ता है, और वो जज जो है अगर मुकदमा चलता है तो बाइज्जत बरी हो सकते हैं। आप अंदाजा जी कीजिए कि लोग कत्ल कर देते हैं और लाशों को जला देते हैं, उसके बाद ये कहा जाता है लाश कहाँ है, लाइए, तो कौन लाएगा। तो मेरा नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ इख्तिताम को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी अशर यासिर को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।